तो आज जो हम लोग हैं वो क्लास 10th का एपी जो चैप्टर है उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। और अगर इससे पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए, ये पार्ट 3 है। इसमें कोशिश रहेगी कि कंप्लीट चैप्टर करवा दें। अगर नहीं हो पाता है कंप्लीट तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। जो चैप्टर हमारा 5th है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो जहाँ हो गया था उससे आगे का देखते हैं अभी। तो हम लोग जो है वो देख चुके थे कि कोई भी जो है वो एपी में है कि नहीं है प्रोग्रेशन, उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ए एन एक फॉर्मूला होता है। देखिए एपी जो लिखते हैं तो ये हो गया ए, ये हो गया टर्म 2 T3 T4 डॉट 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 ऐसे चलता है Tn, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप T1। तो T1 जो है इसी को A1 कहते हैं, या इसी को A बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जो D है इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, या हिंदी में इसी को सारवंतर कहते हैं। और D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टर्म 2 में से टर्म 1 को घटाते हैं, या फिर टर्म 3 में से टर्म सेकंड को घटाते हैं। उसके बाद एक आता है L। L का मतलब लास्ट टर्म बोले भी थे, अंतिम पद। L क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म है, मतलब अंतिम पद। ठीक है, और N जो है, N बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एक है N। N का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, इतना ही टर्म कुल मिला के आपको देखने को मिलेगा। और इस सब का एक फॉर्मूला होता है n टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि Tn, इसी को कोई कोई An भी बोल देता है। n का मतलब यहाँ nवां पद, तो Tn या An का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Tn या An इक्वल टू होता है a प्लस का n-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। इसके बाद एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना है कि nवां पद जब हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, a प्लस का n-1 इंटू डी करते हैं। ये सब अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए, अभी एक एग्जाम्पल लेके हम सब समझाएंगे। ठीक है, वो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख ले रहे हैं और फिर उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है, ये एपी में है। ठीक है, अब बोला जाएगा कि बताइए ये एपी में है तो इसका जो है ना 50वां टर्म क्या होगा। ठीक है, या फिर इसका 20वां टर्म क्या होगा। जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये क्या है, ये चौथा टर्म है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि 30वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। जैसे इसमें अभी कितना टोटल टर्म है दिया हुआ, 1 2 3 4, 4 टर्म दिया हुआ है ना। तो पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन कि इसका अगला टर्म क्या होगा, उससे अगला क्या होगा। तो मान लीजिए चौथा दिया है, 5वां पूछ रहा है, तब तो तुरंत हम बता देंगे। लेकिन अभी इसमें पूछ ले कि 50वां टर्म क्या होगा या फिर 70वां टर्म क्या होगा, तो बताना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो वहीं पे क्या करते हैं हम, ये फॉर्मूला लगाते हैं अभी जो बताए हैं। कैसे निकालते हैं वो समझिए। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इस एपी का 20वां पद बताइए, 20वां पद बताइए, बताइए। ठीक है ना, बताएं, मतलब 20th टर्म जो है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20th टर्म। T20 का मतलब यहाँ पे T20 मैथ से नहीं है, T20 का मतलब यहाँ पे 20वां टर्म से है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि T जो 20 है ना वो कितना है वो बताइए। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है इसमें। तो सबसे पहले जो इसमें a का वैल्यू कितना दिया गया है, a का मतलब क्या होता है, पहला टर्म, जो कि 5 लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 है। ठीक है ना, ये a है। उसके बाद क्या बोले थे कि d कैसे निकालते हैं, ये पहले से AP में दिया हुआ है, AP में है तो d कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म में से, सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को घटाते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 5 इक्वल टू 5। तो d का वैल्यू 5 आ गया। उसके बाद जो है ना वो हम n का वैल्यू लिखते हैं।
n जो है वो कितना है, n यहाँ पे 20 हो जाएगा। n का मतलब कि कौन से नंबर का पद पूछा गया है, कौन से नंबर का टर्म हमें निकालना है, तो उसी को n बोलते हैं। तो n का वैल्यू कितना है, 20। अच्छा, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो है, इस फॉर्मूले पर जब हम इस सब वैल्यू बैठाएंगे तो हमें 20वां पद मिल जाएगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि Tn इक्वल टू a प्लस का n-1 इंटू डी। अब Tn, तो n की जगह पे क्या है, 20 है, तो 20 इक्वल टू a की जगह पे कितना है, 5, तो 5 प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है, 20 है, तो 20 -1, तो -1 इंटू यहाँ गुना में है, कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट से बाहर, और डी का वैल्यू कितना निकल का है, 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो T20 इक्वल टू कितना आएगा, 5। ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होता है, तो 20 में से 1 जाएगा तो 19, और 19 को 5 से गुना करेंगे तो 95 आएगा। तो ये प्लस में है ना, तो ये कितना आएगा, ये आ गया 19 और ये हो गया 5। सॉल्व करेंगे तो ये 5, मल्टीप्लाई का काम पहले होता है, जोड़ का काम बाद में होता है। तो 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24। कितना होगा, 24 ही होगा ना। हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है कि 24 होगी, है ना। नहीं सॉरी, 19 × 5 = 95 होगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ 95 और यहाँ पे कितना हो गया, 95 + 5 तो 100, यानी कि T20, यानी कि जो 20वां पद है वो कितना हो गया, 100। आ गया ना आंसर। यही जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछा जाता है कि किसी एपी का प्रथम पद ये है, प्रथम पद का मतलब समझ जाइए ए दिया हुआ है, उसका सारबंतर इतना है, तो सारबंतर का मतलब डी दिया हुआ है, और तो बताइए कि उसका जो है 20वां पद क्या होगा, 17वां पद क्या होगा। कोई से भी नंबर का पद पूछ ले तो अगर हमें ए का वैल्यू पता हो और डी का वैल्यू पता हो तो जिस भी नंबर का पद पूछेगा तो हम निकाल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था कि एपी में अगर ए पता हो पहला पद, उसके बाद कॉमन डिफरेंस पता हो कि मतलब दूसरे में से पहला जो घटाते हैं तो वही ना कॉमन डिफरेंस डी आता है। उसके बाद हमें एन पता हो, एन तो ऑब्वियस सी बात है कि पता ही होगा ना, जब बोला जाएगा कि आप 10वां टर्म निकालिए तो एन का वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक है ना। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, कि मतलब कौन से नंबर का पद पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। अब इसी पे बेस्ड ना एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लिख के देते हैं, आप लोग उसका बताएंगे कि एन का वैल्यू, सॉरी उसमें कि कितना होगा, ठीक है। इसी का ना, इसी एपी का ये जो क्वेश्चन लिखा है, इसी एपी का आप बताएंगे कि इसका 25वां टर्म क्या होगा, मतलब T25 क्या होगा, ठीक है। 25वां टर्म जो है वो कितना होगा, और इसका 17वां टर्म कितना होगा, T17 कितना होगा, ये आप बताएंगे। चलिए अब इसको मिटा के एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अब जो है एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसका फिर सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे सॉल्व हुआ वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई लिखा हुआ है एपी है, ठीक है ना, एक एपी लिखा हुआ है जो कि 8 है, ठीक है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, ठीक है, डॉट 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 ऐसे चल रहा है, ये एपी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, एपी जो है ना वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो पहला होता है परिमित एपी और दूसरा होता है अपरिमित एपी। परिमित एपी का मतलब क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, परिमित समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, और एक होता है अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि परिमित समांतर श्रेणी का मतलब वैसा एपी, वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो, ठीक है ना, जिसमें पदों की संख्या निर्धारित हो, फिक्स हो कि इतना है, इसी को बोलते हैं कि फिक्स्ड एपी। मतलब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 8, 7, 6, 5 और डॉट 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 दिया है, इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, ये जो है इसमें पदों की संख्या बहुत सारे हैं। यहाँ तक तो लिखा है कि 1, 2, 3, 4 ही पद हैं, लेकिन डॉटेड डॉटेड का मतलब क्या हुआ कि और भी बहुत सारा पद है इसमें। तो ये हो गया अपरिमित एपी। परिमित एपी का मतलब जैसे एक एपी लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक एपी लिखा हुआ है कि 10 है, उसके बाद है कि 12 है, 14 है,
और 16 है, बस हो गया। डॉटेड डॉटेड ये नहीं दिया हुआ है, तो समझ जाइए कि ये फिक्स है, मतलब इसमें टर्म का संख्या कितना है, 1 2 3 4, 4 ही टर्म इसमें टोटल है इस एपी में। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गई, परिमित एपी, सीमित। सीमित का मतलब इसमें फिक्स्ड है, फिक्स्ड टर्म है, जितना टर्म है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। डॉटेड का मतलब जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं। तो टर्म के संख्या के आधार पे दो तरह की एपी होती है। एक कौन सा होता है, परिमित एपी। परिमित एपी किसको बोलेंगे, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, नंबर ऑफ टर्म फिक्स्ड हो, कि मतलब 5 पद हैं तो फिर 5 ही पद हैं, उसमें फिर बढ़ाए नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम डॉटेड नहीं लगा हो जिसमें, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, बहुत ज्यादा हो, डॉटेड लगा हो, तो उसको बोलते हैं कि वो अपरिमित एपी है। ठीक, चलिए, इंपॉर्टेंट टर्म था ये परिमित एपी और अपरिमित एपी। अब जो है ना, अगले टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसा पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में, वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ समझते हैं। जैसे ये कोई एपी है जिसका पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म जो है ना वो उसका क्या है कि समझ लीजिए कि ए माइनस का 1 है, और तीसरा टर्म जो है ना वो उसका क्या है, अच्छा इससे पहले जो है ना पहला टर्म ए है, दूसरा A2, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। होता क्या है एक्चुअली में, जब एपी हमें मान के चलिए कि नहीं दिया हुआ हो, ठीक है ना, और क्वेश्चन में बोला जाए कि एक ऐसा एपी है, ठीक है, जिसका प्रथम पद ए है और उसका सारवंतर जो है वो है डी है, ठीक है। तो प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है, और उसमें पदों की संख्या इतना है, कुछ भी दिया रहेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे बोल दिया जाएगा कि एक एपी है, भाषा में सवाल लिखा रहेगा कि एक एपी है जिसका प्रथम पद 20 है तथा सारवंतर -2 है, तो उसका 17वां पद क्या होगा, या ज्ञात करें। इंग्लिश में भी सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। देयर इज अ एपी, जिसका क्या है कि फर्स्ट टर्म कितना है, 20 है। देयर इज अ एपी इन विच फर्स्ट टर्म 20 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 17th टर्म एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 17th टर्म, ठीक है ना। तो एक ऐसा एपी है जिसका प्रथम पद जो है ना वो 20 है, और तथा सारवंतर कितना दिया है, सारवंतर का मतलब डी समझ लीजिए, कॉमन डिफरेंस CD भी बोलते हैं, मतलब बड़ा जब बोलिएगा तो CD, और शॉर्ट में उसको डी से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल डी, छोटा वाला डी। तो डिफरेंस कितना है, -2, और उसका कौन सा पद पूछा गया, 17वां पद। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट अभी जो इसे सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज में दिया गया है ना क्वेश्चन, उसको डिजिट में पहले लिखेंगे। तो कैसे, a इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20। क्यों, क्योंकि प्रथम पद का जो मान होता है वही ना a का मान होता है, a का वैल्यू होता है, तो a इक्वल टू यहाँ पे 20 है। सारवंतर -2, d कितना दे दिया है, -2 दे दिया है, ठीक है ना। और 17वां पद पूछा गया है, तो t जो है वो 17 पूछा गया है। t17 क्या होगा, 17वां पद, या इसी को a17 भी बोल देते हैं, तो सब सेम ही है दोनों। तो 17वां पद क्या है वो पूछा गया, तो अभी बताए हैं जस्ट फॉर्मूला tn का। tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस का n-1 इंटू डी। अब बताइए, t 17 पूछा है ना, तो t 17 मतलब यहाँ पे जो है वो n का वैल्यू है, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है, 20, तो 20 प्लस n-1, n कितना है, n समझ लाइए, 17वां पद पूछा गया है ना, तो समझ जाइए कि n के जगह पे हम 17 रखेंगे, -1 तो 1 इंटू डी, डी मतलब डिफरेंस, कितना दिया गया है, कॉमन डिफरेंस -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये 20 प्लस का यहाँ 17 में एक जाएगा तो 16 बचेगा, इंटू -2 है तो -2। जब सॉल्व करेंगे तो ये 20 होगा, प्लस का यहाँ पे क्या होगा कि 16 का 2 से गुना करने पे आएगा कितना, 32। लेकिन देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो गुना का एक रूल कहता है कि जब प्लस और माइनस गुना होता है तो आंसर माइनस में आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 32,
तो जब सॉल्व करेंगे तो 20 में से 32 घटाएंगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, तो माइनस का 12 जो है वो इसका T17 आ गया, मतलब जो 17वां पद होने वाला है इस AP का वो -12 होने वाला है, 17वां पद। ठीक है ना, 17th टर्म कितना होगा, माइनस का 12। तो यही तरीका है, लैंग्वेज में दिया था क्वेश्चन, उसको समझ के क्या किए कि उसको समझे और डिजिट में ऐसे सॉल्व कर लिए। कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन में जैसे डाउट आता है ना किसी भी स्टेप में, तो उसको आप पूछ सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं, जैसे भी हो टाइप करने का ऑप्शन रहता है उसमें, तो कमेंट में आप कर सकते हैं। अच्छा, अब जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो देखिए कौन सा होने वाला है। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ टर्म जब दिया रहे। ठीक है, इसी में क्या होगा पता है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसी में कभी पहला पद नहीं दिया रहेगा, और इसमें दिया रहेगा कि 20वां पद जो है ना वो किसी AP का मान लीजिए कि 50 दे दिया है, दिया रहेगा कि किसी AP का 20वां पद 50 है। तो जैसे ही 20वां पद 50 दिया है तो समझ जाइए कि क्या दिया है वहां पे, T50 लेके दिया है, T50। ठीक है ना, T50 का मतलब हो गया कि टर्म 50वां। बात समझ में आ रही है, टर्म 50वां। तो उसमें पूछा जाएगा कि उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो भी दिया रहेगा कि सार्वंतर इतना है, तो उसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका प्रथम पद कितना होगा। तो ऑब्वियस है, जहां प्रथम पद नहीं पता होगा तो उसको A मान लेंगे, और जो जो पता होगा तो वहां पे वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि कैसा पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसी AP का, ठीक है, किसी AP का 20वां पद, ठीक है ना, 20वां पद 100 है। ठीक है, 100 है, तथा इसका सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर 5 है। तो इस AP का प्रथम पद ज्ञात कीजिए, प्रथम पद ज्ञात कीजिए मतलब निकालिए, फाइंड कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है इंग्लिश वालों स्टूडेंट के लिए, जो भी इंग्लिश में समझना चाहे टर्म को। ठीक है, देयर इज अ AP विच, जिसका क्या है कि 20th टर्म जो है ना वो क्या है, 100 है। ठीक है ना, देयर इज अ AP दोज 20th टर्म इज 100 एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब जो भाषा में लिखा है ना इसको हम लैंग्वेज में, मतलब लैंग्वेज में जो लिखा है इसको हम क्या करेंगे, डिजिट में कन्वर्ट करेंगे मैथ। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, किसी AP का 20वां पद 100 है, यहाँ समझिए ये 20वां टर्म है, मतलब T20 लेके दे दिया है, 20वां पद कितना दिया है तो 100। तो चलिए 100 लिख दिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है कि इसका सार्वंतर 5 है, तो सार्वंतर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे D, तो D का जो वैल्यू है ना, D कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, बहुत अच्छा। तो इस AP का प्रथम पद पूछा है, A पूछा है कि A इक्वल टू क्या होगा, वाट। ठीक है, समझिए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए फॉर्मूला वही रहने वाला है। फॉर्मूला क्या है, Tn, Tn इक्वल टू क्या होता है, A प्लस का n-1 इंटू D। इसी फॉर्मूला पे सब हम बैठाएंगे। तो इस फॉर्मूला पे जब बैठाएंगे ना तो Tn कितना है, यहाँ पे देखिए Tn के जगह पे यहाँ पे T20 दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि T20 इक्वल टू A नहीं पता है ना, तो A को A ही रखेंगे, प्लस n-1, देखिए n समझ जाइए, यहाँ पे जो लिखा है वही n, तो 20, तो यहाँ पे 20, -1 तो -1 इंटू D कितना दिया है, D जो है ना वो 5 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अच्छा T20 जो लिखा हुआ है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो 20वां टर्म है यही ना 100 है, तो जहाँ पे 20वां टर्म लिखा है यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, तो 100 इक्वल टू में A, तो A प्लस, अब समझिए 20 में से 1 जाएगा तो 19,
इंटू यहाँ 5, ठीक है। बहुत आराम से सॉल्व कर रहे हैं एक एक स्टेप को समझाते हुए। तो यहाँ पे 100 इक्वल टू ए, तो ए प्लस 19 को 5 से गुना करेंगे तो 19 बचे 95, ठीक है ना। अब 100 इक्वल टू ए प्लस 95, ये 9 नहीं समझिएगा, ए है, ए प्लस 95, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है ना, तो ये जुड़ नहीं सकती है। तो जब भी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो जो बिना लेटर वाला जो डिजिट होता है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, d, कोई भी वेरिएबल जो होता है ना उसको हम एक तरफ लिखते हैं। जो कांस्टेंट होता है नंबर वाला लिखा हुआ है, जैसे 5, 7, 10, 11, तो उसको एक तरफ करते हैं। तो ये इक्वेशन है, समीकरण का एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चीज़, और उम्मीद करते हैं कि इतना शायद पता होगा। नहीं पता होगा तो ज़रूर बताइएगा, तो इस पर भी हम एक वीडियो लेके अपलोड कर देंगे बेसिक मैथ्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, 95 इधर प्लस में है, RHS में है ना, मतलब इक्वल टू जो है ना बराबर की राइट साइड में, जब इधर आएगा तो -95 हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस का 95 इक्वल टू, यहाँ a है तो ये a ही रहेगा, क्यों, क्योंकि अभी भी ये राइट साइड में है और यहाँ पे भी राइट साइड में। तो 100 में 95 जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा और ये a आ गया। तो a जो है वो कितना निकल के आ गया 5, और a को ही क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म का मतलब a पूछा गया था, तो a निकल के आ गया 5, तो इस AP का प्रथम पद क्या होगा 5 होगा, है ना। फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP विल बी 5, ठीक है। चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। इसी क्वेश्चन में ना बार बार घुमा उमा के दे देगा। मान के चलिए कि इसमें क्या दिया था, TN दिया था और A का वैल्यू पूछ लिया था और D दिया था। हो सकता है किसी में A और D दिया हो, TN पूछ ले तो आराम से निकाल देंगे। कोई भी जब 2 टर्म दिया रहेगा ना तो ऐसे ही सॉल्व करके आप उसको निकाल सकते हैं बेहतरीन तरीका से, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन पेशेंस बना के देखते रहिएगा। और ये जो चैप्टर है ना, जब आप इसका कंप्लीट वीडियो देख लेंगे उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए कि फिर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो आप क्या करेंगे, या तो फोटो खींच के ग्रुप पे भेजने का ऑप्शन तो वैसे नहीं है, बट हम एक नंबर यहाँ पे दे देंगे, तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, और जो एक ग्रुप बना दिया जाएगा आप लोग का स्टूडेंट का डाउट पूछने वाला, तो उसमें जो भी डाउट आ रहा है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है ना वो ये कहता है कि किसी AP का, ठीक है, किसी AP का आप जो है 20वां टर्म जो है 20वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद जो है ना वो 20 है तथा पांचवा पद 20 है तथा 10वां पद कितना है 40 है। किसी AP का 20वां पद ज्ञात कीजिए, कितना 20वां टर्म मतलब T20 निकालना है, कीजिए जिसका पांचवा पद मतलब T5 दे दिया है कि 20 है तथा 10वां पद कितना है 40 है। अब समझिए, पहले इस भाषा को हम डिजिट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो किसी AP का 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब T20 पूछा जा रहा है, 20वें नंबर का टर्म क्या होगा, ठीक है, पद का मतलब टर्म, जिसका पांचवा पद 20 है। यहाँ समझ जाइए कि T5 जो है वो 20 दिया हुआ है, जो पांचवा पद है ना T5 टर्म 5 वो कितना दिया है 20, अच्छा, तथा 10वां पद 40 है, मतलब T10 जो है उसका 10वां पद वो कितना है, वो 40 है, ठीक है। इतना ही जानकारी हमें दे रखा है और ये वाला पूछ लिया है 20वां पद। ऑब्वियसली है, जब 20वां पद पूछा है तो T20 निकालने के लिए हमें A पता होना चाहिए, हमें N तो पता ही है क्योंकि N यहाँ पे 20 हो जाएगा, लेकिन हमें A और D नहीं पता है ना, तो A और D हमें पहले पता होना चाहिए, जो कि यहाँ सीधे सीधे नहीं दिया है।
लेकिन यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन और ये दोनों दे रखा है। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे कि ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, और जैसे ही ए और डी इस दोनों से आ जाएगा ना तो वो यहाँ पे रखेंगे, फिर 20वां टर्म आ जाएगा। तो कैसे देखिए निकालेंगे, तो T5 जो दिया है वो कितना दिया है 20 लेके। अब इसी T5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो T5 दिया है ना, यहाँ पे जो इधर इधर निकालते हैं, यहाँ समझिए, ये जो T5 दिया है इसी T5 को हम लिख सकते हैं ना a प्लस का n-1, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 5 है, तो यहाँ 5 -1 इंटू डी हो जाएगा। यही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, a प्लस का 5 में से 1 जाएगा तो 4, और d है तो d, तो a प्लस 4d हो गया। T5 का वैल्यू कितना हो गया a प्लस 4d। अच्छा, ये जो T10 लिखा हुआ है, T10 को फिर उसी तरीका से हम क्या लिख सकते हैं, T10 इक्वल टू a प्लस का n-1, तो यहाँ पे n की जगह पे 10 बैठाएंगे, -1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस का 10 में से 1 गया तो 9 इंटू डी, तो d, तो T10 कितना आ गया a प्लस का 9d, T5 कितना आ गया a प्लस का 4d। ठीक है, अब इसी दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, a और d का वैल्यू निकाल लेंगे। एक चौथा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जो बच्चे मान के चलिए नहीं किए हैं ना, तो वो बिल्कुल मत परेशान होइए, उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। और वो जो चैप्टर करवाएंगे तो उसमें हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि T5 क्या दिया है, यहाँ देखिए, यहाँ T5 जो है वो क्या दिया है a प्लस का 4d है ना, तो T5 क्या है, T5 को a प्लस 4d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब T5 जो है वो कितना दे रखा था, यहाँ पे 20 दे रखा है ना, तो a प्लस 4d का मतलब ये T5 ही लिखा हुआ है। अब इसके जगह पे हम 20 लिख सकते हैं क्योंकि 20 दिया है। अच्छा, T10 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 9d लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर T10 का वैल्यू 40 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। अब सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे ना तो इस टाइप का जब इक्वेशन बनता है तो यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस करेंगे, ठीक। जब माइनस करेंगे तो a से a जो है, और यहाँ भी माइनस करेंगे, मतलब नीचे वाला जो है ना उसके साइन चेंज कर देते हैं ताकि ये कट जाए, तो a से a कट जाएगा। और यहाँ पे जो 4d है उसमें 9d जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 5d इक्वल टू 20 में से जब 40 जाएगा तो यहाँ बचेगा कि माइनस का 20। अब दोनों तरफ माइनस है तो कट जाता है, और 5 से जो 20 कटेगा ना, तो 5 से 20 कटेगा 4 टाइम्स में, 4 बार में, 5 चौके 20, तो d का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ से जो है वो d का वैल्यू 4 आ गया। हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे के सर के ऊपर से ये बाउंस कर रहा होगा, ये जो भी है, ठीक है। बट बिल्कुल नहीं घबराना है। ये चैप्टर यहाँ पे ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण का यूज हो रहा है। एक्चुअली उसको थोड़ा सा हम समझा देंगे। एक हम वीडियो बनाएंगे बेसिक मैथ्स करके, जो 10th का मैथ्स है ना उसको समझने के लिए जो बेसिक चीजें जरूरत होती है, जैसे समीकरण का हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, तो उस सब को पहले समझा देंगे, फिर ये समझ में आ जाएगा। खैर, जो बच्चे समझ रहे हैं वो समझ लीजिए। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहा है ना तो ये थोड़ा सा एडवांस वाला हो गया, ये बिल्कुल आएगा। हमें ये क्वेश्चन बाद में करवाना चाहिए था, जो कि हम पहले लेके आ गए अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो d का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया। अच्छा, अब जैसे ही d का वैल्यू 4 यहाँ आ गया ना, अब देखिए d का वैल्यू हमें पता चल गया, तो d का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन a भी तो पता होना चाहिए। तो a पता कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो a प्लस 4d बराबर 20 था, तो जहाँ पे d है तो वहाँ 4 लिख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये वाला जो इक्वेशन है a प्लस 4d बराबर 20, सॉरी वो कैमरा थोड़ा सा जो है वो अपने जगह से हिल गया था, है ना। तो अभी समझने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कैमरा जो है वो अपने जगह से हिल गया था, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली वो जो माइक था ना वो खराब हो गया है, ब्लूटूथ वाला, तो वायर वाला माइक है, तो यहाँ से क्या होता है कि वायर बहुत छोटा है, इसलिए जो है ना वो गिर गया होगा। तो अब जैसे ही आ जाएगी क्लासेस ब्लूटूथ वाली माइक से होने लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हाँ, यहाँ समझ रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ रहे थे कि d का वैल्यू निकल चुका है। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, अब जो हमें है ना वो चाहिए a का वैल्यू। a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ जो इक्वेशन दिया है a प्लस का 4d बराबर कितना दे रखा है, 20 दिया है ना।
a प्लस 4d यही ना t5 है, तो यहाँ पे a जो है उसको a ही लिखेंगे प्लस, यहाँ 4 है तो 4, और d जो है वो कितना निकल के आ गया 4, तो यहाँ पे इनटू है मल्टीप्लाई, तो यहाँ 4 इक्वल टू यहाँ 20 लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये जो है ये a प्लस का 16 हो जाएगा, a प्लस का 16, 4 4 द 16 इक्वल टू क्या है 20, तो यहाँ से a निकल के क्या आ जाएगा, 20 में से 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 20 माइनस का 16 यानी कि 4, तो a का वैल्यू भी 4 आ गया। ठीक है, ये कोइंसिडेंस है कि a और d दोनों सेम आ गया, तो सेम नहीं भी आ सकता था बट यहाँ पे आ गया। चलिए आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पुट करते हैं इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या चाहिए, 20वां टर्म, तो 20वां टर्म हम तभी बता सकते हैं ना जब हमें a और d पता हो। तो a d तो अब पता चल गया, a कितना है, a भी 4 निकल के आया, तो 4 प्लस n माइनस 1, यहाँ पे n क्या होगा, ये जो 20 लिखा है ये n होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस का 1 इंटू d क्या होगा, ये जो 4 निकल के आया है वो यहाँ पे 4 होगा, इक्वल टू में जब रखेंगे तो 4 प्लस का 20 माइनस 1 तो 19 इंटू 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 प्लस का 19 चौके कितना होता है बताइए, 76। ठीक है ना, और यहाँ पे 4 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 80। तो T20 जो है ना, मतलब 20वां टर्म जो है इस AP का वो 80 होने वाला है। ठीक है ना, तो 23rd टर्म विल बी 80, ये आ गया। इस AP का जो है 20वां पद कितना आ गया 80। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा एडवांस था, मतलब यहाँ पे 5वां पद दिया था 20 और 10वां पद दिया था 40, तो 5वां पद को T5 लिख सकते हैं ना, जो कि 20 दिया है। 10वां पद कितना दिया था 40, तो उसको T10 लिख सकते हैं 40। अच्छा, जो 5वां पद है T5, इसी को ना हम खोलेंगे ऐसे बड़ा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, T5 जहाँ पे उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 5 माइनस 1 इंटू डी, मतलब T5 को ना a प्लस 4d लिख सकते हैं, और T10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 9d। अब यहाँ से a प्लस का 9d जो है वो क्या है 40 के बराबर, और a प्लस का 4d क्या है 20 के बराबर। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व किए तो d का वैल्यू आया। अब जो d का वैल्यू आया ना, इसी से हम क्या किए कि इक्वेशन फर्स्ट में d के जगह पे रख दिए, तो वहाँ से फिर a का वैल्यू आ गया। जैसे ही a का आया तो a और d पता चल जाने के बाद जो यहाँ है, यहाँ वैल्यू पुट किए तो क्या आ गया T20 आ गया, यानी कि 20वां पद। हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो बाउंस कर गया, और ये बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आ रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। बिल्कुल नहीं घबराइए, अगर ये समझ में नहीं भी आया तो अब अगला जो बताने वाले हैं वो जरूर आएगा समझ में। ठीक है, इसको हम फिर से बाद में समझा देंगे, जिस भी स्टेप में दिक्कत हो तो जरूर लिख के बताइएगा। और ये सब बहुत बेसिक है, मान के चलिए जिस बच्चे का जो बेस है ना वो मजबूत होगा वो तो समझ पा रहे होंगे, बट जिनका बेसिक कमज़ोर है तो वो बिल्कुल ऑफलाइन भी आके पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में यही बेनिफिट होता है ना कि जहाँ पे आप फंसे, जिस भी स्टेप में आपको समझ में नहीं आए तुरंत खड़ा होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन भी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे जो सीट है ना ऐसे बनाई हुई है, अभी तो कैमरा फ्रंट वाला है तो यहाँ से देख सकते हैं। ये जो है ये क्लासेस यहाँ पे चलती है, बच्चे सब बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अभी जो है ऑनलाइन वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जा रही है ताकि जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, दूर के हैं, तो वो भी समझ सके। ठीक, अब बाकी वीक में एक दिन आना है, आप सब भी आएंगे वीक में एक दिन। ठीक है, टेस्ट देने के लिए। यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना अभी जो 2-4 वीडियो जो अपलोड की गई है तो इसी के बेसिस पे टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि संडे को होने वाली है, 10 बजे से टाइमिंग उसका रहने वाला है। सभी स्टूडेंट आ सकते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो आ सकते हैं बिल्कुल, बट आने से एक दिन पहले जो है ना यहाँ पे नंबर दिया हुआ ही है, तो उस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे कि हाँ हम भी आ रहे हैं टेस्ट देने के लिए। और मान के चलिए कि नहीं भी बताएं तो बिल्कुल आ सकते हैं आप लोग संडे को। चलिए यहाँ पे आप समझेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो आधा घंटा हुआ है, थोड़ा और समझ लेते हैं एक कंसेप्ट। देखिए, लगे हाथ जो है ना वो 2 समीकरण वाला जो है वो समझा ही देते हैं। जो बच्चे मान के चलिए कि बहुत वीक हैं, मतलब वीक कहने का मतलब क्या हो गया कि जिनका बेसिक अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो देखिए, जैसे एक चैप्टर है इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें क्या दिया है, चर का मतलब क्या होता है। देखिए, चर जो है ना, चर का मतलब होता है कि ऐसा डिजिट जिसका वैल्यू जो है ना, चर का मतलब वेरिएबल जिसको बोलते हैं,
वेरिएबल, इंग्लिश वाले स्टूडेंट, वेरिएबल जैसे x हो गया, ये x मैथ्स में पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है ना, वो x नहीं जो आप समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल वाला x है, उसके बाद y भी क्या है, वेरिएबल है। अच्छा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, x और y, यहाँ पे दो चर हो गए। अचर, एक शब्द मिलेगा अचर, अचर का मतलब क्या हो गया, इंग्लिश में इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे इसमें डिजिट आ जाएगा, अंक जितना भी है ना, जैसे 0, 1, 2, 3, 5, -2, 7, 7.5, इस सब का वैल्यू कभी चेंज हो सकता है क्या, नहीं। जहाँ पे 7.5 है तो उसको 7.5 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में आप 2 को 3 लिख सकते हैं या फिर 5 को लिख देंगे 4.5, नहीं, ये सब गलत है, मैथ्स में ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे x लिखा है ना, तो आप चाहें तो x के जगह पे कुछ और भी लेटर मान सकते हैं, आप k मान सकते हैं, आप y मान सकते हैं। इसीलिए इसको बोला गया है कि चर जो बदल ले अपने वैल्यू को, वेरिएबल का मतलब जो चेंज होते रहता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको x y रखते हैं। x समझ रहे हैं, चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि अचर, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, 0 है तो फिर 0 ही है, इसको आप 1 नहीं लिख सकते हैं, 0 डज नॉट इक्वल टू 1। बट x है तो x को कभी कभी y बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है चर अचर। तो ये जो चैप्टर है, ये 4th चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब जिसका पावर 1 रहे, जैसे x है +2 है इक्वल टू 30 है, तो ये देखिए x का पावर यहाँ क्या है, 1 है, तो ये रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं। दो चर वाले का मतलब हो गया जिसमें x और y दोनों हो, जरूरी नहीं है कि x y, उसमें कुछ भी हो सकता है, मान के चलिए कि t भी हो सकता है, t w हो सकता है, x y हो सकता है, a b हो सकता है, मतलब दो बस उसमें वेरिएबल होना चाहिए, ठीक। तो अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चैप्टर को, तो अलग से हम एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास है, तो इसमें 4th चैप्टर को बताएंगे तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा जो है कंसेप्ट समझ लीजिए कि क्या होता है, इम्पॉर्टेंट चीज़। जैसे मान लीजिए क्या होता है एपी में कि T7 जो है ना, T7 इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है, T7 को लिख सकते हैं a प्लस का 5d। नहीं भरोसा हो रहा है ना, प्रूफ कर लीजिए। Tn का फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बार बार लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 7, तो T7 यहाँ जो रहता है वो n होता है ना, हाँ, तो T7 a प्लस का n माइनस 1, n का मतलब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है वो, और -1 तो मतलब यहाँ जो लिखा है ना उससे एक कम टर्म, यानी कि माइनस करके जब करेंगे तो 7 माइनस 1, 7 है ना, हाँ, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे 6d होगा इंटू डी। अब देखिए ये a है तो a प्लस 7 में 1 जाएगा तो 6 इंटू डी, तो यही हो गया ना a प्लस 6d। यानी कि कहीं पे अगर T10 लिखा है तो सीधे आंख बंद करके, अब इतना नहीं करेंगे हमेशा, सीधे इसको a प्लस का 9d लिख देंगे। कहीं पे अगर लिखा है T5 तो सीधे इसको a प्लस का 4d लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये कैसे होता है तो वो समझ लीजिए एक बार, फिर ये याद रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कोई एपी है, ठीक है, जैसे यहाँ ले लिए कि 7 है, ये यहाँ पे ना 10 है, ये 13 है, ठीक है, और डॉट 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 ऐसे चल रहा है, ये एपी है, एक एपी दिया है। अब इसमें देखिए कि अगला टर्म पूछा जाएगा, इससे जस्ट अगला, तो क्या करेंगे, तो ए इसमें कितना है, 7 है, डी कितना है, डी बाद में से पहले वाले को घटाते हैं तो आता है ना डिफरेंस, तो यहाँ पे जब 10 में से 7 को घटाएंगे तो 10 माइनस 7 तो 3, तो डी कितना है, 3 है। वैसे भी डी का मतलब डिफरेंस देखिए 3 3 से बढ़ रहा है ना, 3 का डिफरेंस है, 7 था फिर 10 हुआ फिर 13 हुआ, इससे अगला क्या होगा, तो इससे अगला 16 होगा ना, इससे अगला क्या होगा, 19 होगा। तो कैसे हम बता पा रहे हैं, तो जब हमें पहला टर्म पता होता है ना, तो उसमें जब डी जोड़ते हैं तो हमें अगला टर्म मिलता है, फिर उस टर्म में डी जोड़ते हैं तो उससे अगला टर्म मिलता है। जैसे यहाँ 19 है, 19 में डी जोड़ेंगे, डी कितना है, 3 का डिफरेंस है सब में, तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22, तो 22 इसका अगला टर्म हो गया। इससे अगला टर्म चाहिए तो फिर 3 जोड़ना पड़ेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 25। इससे क्या समझ पा रहे हैं कि जब हमें पहला टर्म पता हो तो उसमें डी जोड़ते हैं तो क्या आता है, दूसरा टर्म आ जाता है, फिर उसमें डी जोड़ते हैं तो तीसरा टर्म आ जाता है। तो d का ही डिफरेंस है ना, जो d है उतने का डिफरेंस है, तो वो जोड़ने से फिर अगला टर्म मिल जाता है। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि जहाँ पे a7 है, a7 का मतलब समझ जाइए कि ये T7 है, मतलब 7वां टर्म। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 6d। कैसे, तो जब खोलेंगे फॉर्मूला पे
तो क्या होगा, ये a प्लस n माइनस 1, तो n 7 है, तो 7 माइनस जब 1 करेंगे, 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये फिर 6d हो जाएगा ना, a प्लस का 6d। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे ना तब हम लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं कि ए एन का जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लिख रहे हैं तो टी एन भी समझ लीजिए, ए एन टी एन सेम ही होता है। तो यहाँ पे जो है ना वो क्या है समझिए, एन माइनस 1, इसका मतलब यहाँ जो भी टर्म लिखा हुआ है उससे एक कम वाला टर्म। यहाँ T7 था तो हम सीधे क्या लिख दिए, a प्लस का 6d। तो यहाँ जो nth टर्म है हमें नहीं पता है ना कि कितना है, तो n है तो n से एक कम क्या होगा, तो n में से एक माइनस कर देंगे, तो n माइनस 1d हो गया। समझ में आ रहा है, तो ये फॉर्मूला यहीं से बना है, इसी को ना Tn बोल देते हैं। समझ में आ रहा है, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। मान लीजिए कि कोई पूछ ले कि 50वां टर्म बताइए, तो T50 का मतलब क्या हो गया, a प्लस का 49d। क्यों 49? क्योंकि यहाँ पे जब n के जगह पे 50 रखेंगे तो 50 में से एक घट के तो फिर तो 49 ही आएगा ना, 49। तो इसलिए सीधे T50 को हम लिख सकते हैं a प्लस का 49d। इससे क्या बेनिफिट होगा कि a और d का वैल्यू सीधे बैठाएंगे यहाँ और 50वां टर्म हमें मिल जाएगा। यहाँ पे d जो है ना वो गुना में है, मल्टीप्लाई में, जैसे कहीं पे लिखा रहता है 49d, तो ये एक्चुअली में ऐसा लिखा हुआ है 49 इंटू का d, तो d जितना भी रहेगा वो गुना में होगा। समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो AP लिखा हुआ है, इस AP में अगर हमें यहाँ तक पता था ना, हाँ, अगर पूछा जाए कि इससे अगला टर्म बताइए कि क्या होगा, तो कैसे बताते, इसमें d जोड़ के, है ना। तो a क्या हो गया यहाँ पे 7 हो गया, d क्या हो गया 3 हो गया। अच्छा, अगला टर्म कैसे पता करेंगे, तो जो 13 है, 13 जो है ना उसमें d जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा इसका अगला टर्म। ठीक है, फिर उसमें d जोड़ देंगे तो अगला टर्म। तो दूसरा टर्म जो होता है वो क्या होता है, a प्लस का d। समझिए, ये जो दूसरा टर्म है ये कैसे आया होगा, ये पहला जो a है ना, तो a, इसमें d जोड़े होंगे 3, तो यहाँ पे d जोड़े होंगे तब ना हमें दूसरा मिला है टर्म। ठीक है, तीसरा टर्म कैसे आया होगा, तो ये जो दूसरा टर्म है इसमें फिर क्या किए होंगे कि एक और d जोड़ दिए होंगे, तो तीसरा टर्म आ गया। समझ रहे हैं, यहाँ पे a प्लस का क्या हो जाएगा d प्लस d, तो 2d हो जाएगा। ये क्या है, T3 है, तीसरा टर्म। चौथा टर्म के लिए क्या करेंगे, T3 जो है ना इसमें क्या करेंगे, T4 निकालने के लिए जो तीसरा टर्म है उसमें d जोड़ना पड़ेगा। अब T3 का क्या वैल्यू है, a प्लस का 2d और प्लस का 1d, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस का 3d। समझ रहे हैं, इस बात को समझिए। यहाँ पे जो चौथा टर्म है वो क्या हो गया, a प्लस का 3d हो गया। बात समझ में आ रहा है, पहला टर्म जो है वो तो a ही है, a क्या है, ये फर्स्ट टर्म है ना। जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म हमें कैसे मिलता है, सेकेंड टर्म हमें कैसे मिलता है, जो पहला है इसमें कुछ d जोड़े होंगे तब ना हमें सेकेंड मिला है, तो a प्लस का d, ये सेकेंड टर्म होता है। अब थर्ड टर्म कैसे मिला होगा, तो जो सेकेंड वाला टर्म है इसमें फिर से d जोड़े होंगे तब ना हमें तीसरा वाला टर्म मिला। तो सेकेंड थर्ड टर्म जो है ना, T3 लिख रहे हैं तो थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म का मतलब यहाँ किससे है, T2 से है, दूसरे नंबर का टर्म। ठीक है, और फर्स्ट टर्म का मतलब यहाँ T1 से है। तो T3 क्या होगा, देखिए T3 जो है वो कैसे आया होगा, तो जो पहले लिखा है इसमें d जोड़े होंगे तब ना आया है, तो पहले क्या है T2 लिखा है। अभी अलग बात है कि यहाँ पे T2 का वैल्यू 10 दिया है, मतलब दूसरे टर्म का वैल्यू। मान लीजिए कि कोई AP जो है ना वो इस फॉर्मेट में लिखा है, a प्लस का a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसा है। तो इसमें दूसरा टर्म क्या है, a प्लस का d, तीसरा टर्म क्या है, a प्लस का 2d, चौथा टर्म क्या है, a प्लस का 3d। एक्चुअल में जो AP है वो उसका यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है ना, पहला टर्म a, दूसरा टर्म a में जब d जोड़ेंगे तो दूसरा मिलेगा, फिर उसमें d जोड़ेंगे तो तीसरा। कैसे, तो एक d है ना, यहाँ एक और d जोड़े हैं तब ना 2d हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हुआ कि 3d हो गया, ऐसे ही चलता है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे लिखा है कि T90 मतलब 90वां टर्म है, तो इसको सीधे लिख सकते हैं a प्लस का 89d। ठीक है, चलिए, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी क्या करेंगे अब आप लोग कि जो होमवर्क में है ना,
5.123 जो है 3 में अभी नहीं बनेगा, एक और कंसेप्ट है वो जो है ना सबमिशन वाला है कि सभी एपी को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, तो वो जो है ना वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी जितना आप पढ़े हैं उसके बेसिस पे क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। जो बच्चे मान लीजिए जिनको इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, इक्वेशन का मतलब समीकरण, तो उनके लिए एक छोटा सा वीडियो ये वाला रहने वाला है, वो अभी इस वीडियो को देख लें। और जिनको पहले से समीकरण पता है तो वो सीधे अब जाके अपना जो है एक्सरसाइज 5.1 और 2 जो है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी का मैथ ले लीजिए अगर नहीं है तो, एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी, ठीक है ना। 5.1 और 5.2 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 5.3 में एक अलग कंसेप्ट लगता है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी यहाँ पे वो बच्चे समझें इस चीज़ को जिनको समीकरण में भी दिक्कत आता है सॉल्व करने में। समीकरण को ही इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या कहता है ये, मान लीजिए कि कहीं पे दिया है कि 50 है प्लस यहाँ पे डॉट 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 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 55, तो पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या जोड़ा जाए कि ये 55 हो गया। तो बताइए, ये 50 है ना, तो यहाँ 5 जोड़ा क्या होगा तो 55 आ गया। मान लीजिए कि कहीं 20 लिखा है, यहाँ माइनस ये बॉक्स है, इक्वल टू में यहाँ आ गया है 17, तो इस 20 में से कितना घटा होगा कि 17 आ गया, तो नहीं पता है। तो अभी तो पता चल गया ना कि 3 होगा, क्योंकि कम डिजिट है ना, कि 20 में से 3 घट के 17। अभी देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमें नहीं पता था क्या है और यहाँ पे भी हमें नहीं पता था कि क्या है, तो यहीं पे हम x लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले समझते हैं अब इसको। तो यहाँ 50 है ना, तो 50, अच्छा x है तो x। अब ये जो 50 है ना, ये उधर जाके माइनस होगा, यानी कि यहाँ से जो x इक्वल टू आएगा 55 और ये 50 इधर जाके -50 होगा। तो ये कितना आ गया, 50 में 55 में 50 जाएगा तो 5, तो x इक्वल टू 5। देखिए x के जगह पे अब हम 5 लिख सकते हैं ना, x का वैल्यू आ गया 5। तो यही बताता है समीकरण। समीकरण जो है ना, एक्चुअली में जो वेरिएबल होता है x y, उसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो है, इसमें वो कंसेप्ट लगता है कि नहीं लगता है, लगेगा यहाँ पे। यहाँ मान लीजिए कि 20 है, यहाँ पे कितना घटाएं कि 17 हो जाएगा, नहीं पता है ना कि कितना घटाएं कि 17 हो जाएगा, तो क्या करेंगे, कुछ भी मान लेंगे y। अच्छा, अब देखते हैं कि घटा, अब जो y है ना, y का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 17 है। अब 20 जो है ना, ये देखिए, ये जो माइनस का साइन है ये y का साइन है, 20 का साइन इधर है, ये प्लस में है, समझिए इस बात को। जो भी साइन होता है ना वो उसके बगल में होता है, लेफ्ट साइड में, तो 20 जो है वो प्लस में है और ये जब उधर जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा। तो 17 माइनस का 20, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 17 में 20 जाएगा तो माइनस का 3, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3। मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे माइनस था तो y का वैल्यू कितना आ गया, -3, मतलब 3 यहाँ पे आ गया कुल मिला के, ठीक है। इस बात को समझिए। तो 20 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा, समझ गए बात। तो ये वैसे ही होता है। अच्छा, ये तो था एक चर वाला। एक चर वाला का मतलब कि एक ही चर है, ठीक है ना। अब दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है ना, वो कैसे समझते हैं, जो दो चर वाला होता है। इसी में एक दो और हम प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं, जो मान के लिए जिनका बेसिक बहुत वीक है तो वो सॉल्व करिएगा। 3x + 5 = 20, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। x का वैल्यू इसमें निकालना है, ये क्वेश्चन है पहला। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 7x - 3 = 1। एक क्वेश्चन है x/3 + 2 = 1। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन है 7y - 5 = 0। तो इस सभी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और जहाँ पे भी दिक्कत आएगी यहाँ पे x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, ये यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, ताकि पहले एक चर वाला, मतलब एक एक चर जहाँ पे है ना उसका वैल्यू आप निकालना सीख सकें। और एक चर वाला जैसे सीख जाएंगे तब दो चर वाला बता देंगे। दो चर वाला जब भी होगा ना तो उसमें दो समीकरण एक साथ आता है। अभी बिल्कुल नहीं घबराइए कि कितना मुश्किल चीज़ पढ़ा रही, बहुत आसान है। और जो बच्चे ये सब पहले से जानते होंगे, ऑब्वियसली ये बेसिक सी चीज़ है, ये 7th 6th 7th में इक्वेशन स्टार्ट हो जाता है, 6th में, ठीक है।
तो जो समझ रहे हैं इस चीज़ को वो बिल्कुल अभी छोड़ सकते हैं, यहाँ से वो नहीं देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो को वो देख लेंगे जो एपी में बताया गया है। और जिनका ये वीक है ये पोर्शन, तो वो इसको देखिए। जैसे 3x + 2 दिया है इक्वल टू में 7 है, तो यहाँ x का वैल्यू पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे 3x, ठीक है। सबसे पहले इस टाइप में क्या करते हैं कि जिसमें एक्स वाई लगा है ना उसको बोलते हैं वेरिएबल, तो उसको एक तरफ लिखते हैं और बिना एक्स वाई वाले को एक तरफ। तो यहाँ पे 3x है ना, तो 3x को अकेले लिख देंगे 3x इक्वल टू में 7 है तो 7, जो प्लस में है ना वो उधर जाके माइनस हो जाता है बराबर के उस तरफ दूसरे तरफ, तो -2। तो 3x इक्वल टू क्या आ गया, 7 में 2 गया तो 5, तो x 3x इक्वल टू 5 आया। देखिए हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे ये गुना में है, समझिए गुना में, तो बराबर के उस तरफ जब जाएगा 3 तो भाग में आएगा, भाग का मतलब बट्टा, नीचे में 3, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5/3। बराबर जो है ना इसके राइट साइड में जब कोई गुना से जाता है तो वो भाग में हो जाता है, और प्लस से जा रहा है तो माइनस में होता है, और उस राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ रहा है तो प्लस से अगर इधर आ रहा है तो माइनस होगा, अब माइनस से इधर आ रहा है तो प्लस होगा, मतलब चिन्ह बदल जाता है। अगर भाग में उधर तो इधर आके गुना होगा। यहाँ पे जैसे समझ सकते हैं 3x + 2 = 7 था, तो 3x 2 इधर प्लस में था, ये देखिए ये राइट, ये क्या है इक्वल टू का साइन है, इससे पहले जो है ये इधर जाके माइनस हो गया। ये बहुत बेसिक है, सच बता रहे हैं, अगर इसमें किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है मतलब फिर बहुत गंभीरता से उनको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना, ये बहुत बेसिक है। तो ये सब क्या था, एक चर वाला, क्योंकि एक ही चर है ना, x है तो x ही है, बट जो आपके सिलेबस में है वो एक चर नहीं बल्कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, उसमें 2 इक्वेशन एक साथ लिखा मिलेगा, जैसे 3x + 2y = 5 लिखा मिलेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। दूसरे में लिखा है कि 4x - प्लस का 5y = में 4, ये इक्वेशन इसको सेकेंड है। अब इसको सॉल्व करके क्या आ जाता है, ठीक है, तो ये जो है वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। इसमें x और y दोनों जो है ना कट के x y का वैल्यू आता है। ये 4th चैप्टर में है एक्चुअली, क्योंकि 5th चैप्टर स्टार्ट कर दिए है ना, तो 4th वाले चैप्टर का तो कंसेप्ट ऑब्वियसली इसमें कहीं कहीं पे यूज होगा। नहीं भी अगर ये आ रहा है ना अभी तो बिल्कुल घबराइए मत, और आप NCERT का जो भी चैप्टर है उसको सॉल्व करिए, जहाँ दिक्कत आती है बोलिए। AP जो है वो 5th चैप्टर अभी चल रहा है, तो आप 5.12 जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो इसका लास्ट वीडियो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें सारा जो AP है वो कंसेप्ट तो उसमें खत्म हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिस तो आप खुद से करेंगे, जहाँ पे दिक्कत आएगी तो वो पूछेंगे। और जो बच्चे बहुत वीक हैं तो वो संडे को आके वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन जो टेस्ट होगी वो संडे को 10 बजे से होने वाली है, ठीक। और जो है ना कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो जो DP है व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़े हुए हैं तो जो नंबर है वही नंबर है, उससे आप पर्सनल मैसेज करके डाउट वगैरह पूछ सकते हैं या जो भी दिक्कत हो, या फिर डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिलहाल इतना देखिए समझिए, और मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम बोले हैं ना, गारंटी देते हैं, अगर हमारे साथ ऐसे पढ़ते रहे ना कंटिन्यू, जहाँ पे डाउट आएगा उसको क्लियर करते रहे, तो 95+ मैथ्स में लाना है। वैसे तो टारगेट रहेगा 100 आउट ऑफ 100, बिल्कुल मेरा खुद आया हुआ है भाई, मेरे मार्कशीट में देख लीजिएगा आके कितना है। तो ये सब बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, हो जाएगा। जहाँ पे भी डाउट हो तुरंत पूछिए और खुद पे भरोसा रखिए और मेहनत करना जारी रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। धन्यवाद।